मेरे साथ मौजूद है एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, मैं एक सवाल जो आज ईरान ने एक थ्रेट किया है या एडवाइजरी जारी की है, जैसे भी आप कहें कि जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जो अमेरिका के हैं और जिनमें तमाम बड़े बड़े जो बैंक्स हैं या दीगर इदारे हैं, कहा गया है कि उनसे अवाम उन्नास एक एक मील या एक एक किलोमीटर दूर रहें। ये क्या है? यानी इससे पहले हमने देखा कि उन्होंने डिसेबल किया और अब क्या इन जो इंस्टीट्यूशंस हैं इस पे अटैक होता नजर आता है आपको? ये तो क्रिपल कर देगा पूरी कम से कम मगरब की और जीसीसी की इकोनॉमी को। शाहिद अख्तर साहब, ज़्यादा ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आई है जो वॉर को बहुत ही ज़्यादा एस्केलेट कर देगी, जिससे ईरान ने ये कहा है कि उसकी जंग रीजनल अब हो रही है, वो ये है कि वो अड्डे खाली किए जाएं। अब इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? देखिए, इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि उसने नंबर वन जो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं उनको ये मैसेज दिया है कि अगर ये वॉर अभी ज़िंदा है, लाइव है, तो ये आप लोगों की वजह से है, इन अड्डों की वजह से है। दूसरा, उसने जो अमेरिकन टोटल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जो उसने 91 से इस्टेब्लिश किया था गल्फ़ में, उसको चैलेंज कर दिया है कि वो यहाँ से ख़त्म किया जाए। अब इसकी बड़ी ख़तरनाक इम्प्लीकेशन है, क्योंकि ये एक ऐसी डिमांड है जो कि मतलब एक जो बज़ाहिरन आजकल की लॉजिक हैं उसके हिसाब से वर्ल्ड को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ना गल्फ़ को भी नहीं एक्सेप्टेबल होगी। सो इस पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये अब देखना पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज़ मैं ये ऐड करूँ कि देखें, आप इसको अकेले ना देखें स्टेटमेंट को। जो उनके प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने 3 डिमांड की थी कि ईरान का जो राइट टू एग्जिस्ट है उसको रहने दिया जाए, विच मीन्स कि उसके सैंक्शंस ख़त्म की जाएँ और उसका अगर कोई मिसाइल प्रोग्राम वगैरह है उस पे हर्फ ना आए। दूसरा, उसने कहा कि मुझे कॉस्ट और डैमेजेस दिए जाएँ, वो बहुत बड़ी डिमांड है। और तीसरा, उसने कहा मुझे इंटरनेशनल गारंटी चाहिए, जिसका मतलब है वो चाइना और रशिया को इंक्लूड करना चाह रहा है इस सारे में। अब आप अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स का जो एक मैक्सिमलिस्ट स्टेटमेंट्स है जो सुप्रीम लीडर की तरफ से आई है और जो प्रेसिडेंट की तरफ से आई है, इनका अगर आप करें कंपैरिजन, तो आपको पता चलेगा कि ईरान ने ये शो कर दिया है, एक डिप्लोमेटिक रास्ता दिखा दिया है, लेकिन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से। यानी कि उसने डिमांड्स इतनी बड़ी रखी हैं, ये अमेरिका को भी पता होगा कि ये डिमांड्स उन्होंने रखी हैं, इस पे ज़ाहिर है एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। लेकिन उसने अब ये दिखाया कि मैं डिप्लोमेटिक रास्ते पे जाने को तैयार हूँ, लेकिन साथ-साथ मैं जंग जारी रखूँगा, हुर्मुज़ को भी बंद करूँगा और जो मेरी दूसरी डिमांड्स हैं मैं उनको भी पूरा करवाऊँगा। सो ये एक बड़ी अब एक इंटरेस्टिंग लेकिन एक तशवीश वाली सिचुएशन भी पैदा होगी। एक जानिब बिल्कुल उन्होंने डिप्लोमेट जो है वो रास्ता अपनाया है, सफारतकारी का बात की है। जो सदर हैं ईरान के, उन्होंने बाकायदा तौर पर डिमांड्स भी रखी हैं, लेकिन जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, उन्होंने जो अभी उनका ऑडियो खिताब हुआ उसमें उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, आबनाए हुर्मुज़ को भी बंद रखेंगे और यहाँ से अड्डे निकल जाएं, जो अमेरिकन अड्डे हैं वो यहाँ से ख़त्म कर दिए जाएं, वरना हमले जारी रहेंगे। आज ताज़ा तरीन अभी जो लहर आई, मेरे पास अभी जो खबर आई है ताज़ा तरीन, वो ईरान की जानिब से आई है कि उन्होंने हाइपरसोनिक और जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनका ताज़ा तरीन हमला किया है और इसराइल पर जो है ये हमला किया गया है। तेल अबीब के शहर में उनको जो है फौजी अड्डा तबाह किया गया है, पामा खैम और अवर्द एयरबेस को निशाना बनाया गया है। ड्रोन्स ने इसराइल के जो इंटेलिजेंस इदारे शन बेत है उसको, उसका हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है, ये दावा किया है ईरान ने। और पासदारान इनकलाब ने यह कहा है कि एयरबेस के रनवे और हैंगर्स और कंट्रोल टावर जो है उसको तबाह कर दिया है। मकबूजा गोलान और हैफा और शुमाली इसराइल में मिसाइल दागे गए हैं, वस्ती इसराइल में मिसाइल दागे गए हैं। हैफा में कायम अतली बेस पर जो है स्पेशल मैरीन यूनिट के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। ताबड़तोड़ हमले सब जारी हैं दोनों तरफ से, वहां से ईरान पर हमले हो रहे हैं, इधर से इसराइल पर हमले हो रहे हैं। आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं? देखें, ये जो बैटलफील्ड का प्रेशर है ना, ये तो जो सेंटकॉम का कमांडर है ये वो ले रहा होगा ज़्यादा, क्योंकि उसने इस वॉर को विनेबल वॉर करके बताना है। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, वॉर्स पॉलिटिकल प्रेशर डालती हैं लीडरशिप के ऊपर। अब प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत सारे प्रेशर्स के अंदर हैं, मैं मुख्तसरन अर्ज करता हूँ। उनके ऊपर एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर है कि वॉर उनके मर्जी से नहीं जा रही। उनके ऊपर फिर अलायंस का प्रेशर है कि अलायंस ने उनका साथ ही नहीं दिया जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में।
फिर डोमेस्टिक का प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आ गया है, फिर उसके अलावा आप देखें कि जो एक वर्ल्ड ओपिनियन है उसका प्रेशर आ गया है, फिर उनके ऊपर अपनी लेगेसी का प्रेशर है कि कैसे वो छोड़ के जाएंगे प्रेसिडेंट के तौर पे, फिर इकोनॉमिक प्रेशर वो बहुत बड़ा एक बिल्ड हो चुका हुआ है। तो ये आप देखें कि बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, जिसकी वजह से आपने देखा होगा उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो बड़े लड़खड़ा रहे हैं, हर जगह पे फंबल करते हैं, मुंह से उनके वर्ड्स अजीब और गरीब निकलते हैं। अब ये बड़ी डेंजरस स्टेट होती है, क्योंकि ये अब एक स्टेज जिसको मिलिट्री में एक कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिक फ्रस्ट्रेशन वॉरफेयर। स्ट्रेटेजिक फ्रस्ट्रेशन वॉरफेयर वो होती है जिसमें एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है आपकी एक्सपेक्टेशंस में और रिजल्ट में। इनकी एक्सपेक्टेशन थी शॉर्ट वॉर, रिजल्ट क्या हो रहा है कि ऐलान इस वॉर को प्रोलॉन्ग कर रहा है। अब अमेरिका के पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो एक नोशन ऑफ विक्ट्री अनाउंस करके कि जी मैंने कोई टारगेट नहीं रहा, मैंने लीडरशिप ख़त्म कर दी जो मेरा एम था और सारे टारगेट तबाह कर दिए हैं, अब 10 साल तक ये बिल्कुल उठ नहीं सकेंगे, तो हम जंग जीत गए हैं, और ये बयानियाँ लेके वापस चले जाएं और ट्रंप साहब बड़े आराम से ये कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन इज़ वेरी डेंजरस। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो फिर इसको एक ऐसे मैसिव स्केल पे डिस्ट्रक्शन का सोचें कि विच इज़ जो किसके बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए। सो ये दोनों लाइनें हैं जिनमें से एक लाइन इनको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और अच्छा, एक माफी चाहता हूँ शाहिद अख्तर साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। ये जो उनके पास कैपेबिलिटी रही है, क्योंकि 17 जो उनके मुकामात हैं यहाँ पर, उन पर जो है बाकायदा ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, उनका रडार सिस्टम तबाह कर दिया गया है, उनके F-35 तक जो है बताया गया है, ईरान ने दावा किया है कि वो गिरा दिए गए हैं, F-15 गिराए गए हैं, उनका जो है 11 अमेरिकी फौजी जो बेसेस हैं उन पर हमला किया गया है, उनके एंटी मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं। तो क्या वो इस काबिल रहे हैं कि वो बहुत बड़ा हमला ईरान पर कर सकते हैं, या कोई ऐसी स्ट्राइक कर सकते हैं जिससे खुदा न खास्ता बहुत बड़ी तबाही हो जाए ईरान की? और इसमें जो अभी कायद साहब बात कर रहे थे कि खलीज में बहुत से जो उनके तजारती मराकज़ हैं वो बंद हो रहे हैं, तो उसमें सिटी बैंक जो है वो बंद हो चुका है इस वक्त तक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बंद हो चुका है, HSBC बंद हो चुका है, JP मॉर्गन बंद हो चुका है, PwC बंद हो चुका है, गूगल और ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट बंद हो चुके हैं। तो इतना बड़ा दचका तो ईरान दे चुका है, अब उसको विक्ट्री करार देकर वहां से निकलना या भाग के निकलना, ये दोनों में से तो उसको निकलना पड़ेगा अमेरिका को। और एक बात और भी शायद अख्तर साहब ले लीजिएगा, ये जो आपने दो ऑप्शन दिए हैं और जिसमें आपने बड़ा यानी नाम भी नहीं लिया, इतना खौफनाक है, टू व्हाट एक्सटेंट यू सी द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट ऑप्शन जो कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का ऑप्शन, तो इस पे भी जरा हमें बताइएगा कि क्या कैन दे रिजॉर्ट टू इट, और क्या जो चाइना या अपना रशिया है वो उन्हें अलाउ करेंगे? इस पे जरा रोशनी डालिएगा, क्योंकि ये सबसे वाइटल तो ये इशू बन रहा है। शाहिद साहब जी, मैं दोनों पे बारी बारी आपको जवाब देता हूँ। पहला तो आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बंद होने का कहा ना, लेट्स बी रियलिस्टिक। जिस दिन वॉर खत्म होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फिर चलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो उसमें ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म वो यहाँ से एग्जिट करके जा रहे हैं और वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जिस फोर्स ने उनको दुबई में डाला था या इस खत्ते में डाला था, वो फोर्सेज आर टू पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, और वो इनको दोबारा यहाँ ले आएंगी, क्योंकि असल चीज़ तो यहाँ पे पैसे को इकट्ठा करना है और उस पैसे को फिर दोबारा निकाल के या अपने मकसद के लिए यूज़ करना है। तो ये तो इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये वापस आ जाएंगे। हाँ, अलबत्ता जो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट हैं जिसके लिए ये सेफ हेवन समझे जाते थे, उसमें एक दरार ज़रूर आ जाएगी जो बहुत अरसा लगेगा उसको अबूर होने में, प्रोवाइडेड इन्होंने ईरान की शर्तें मान ली और ईरान ने इन चीज़ों को वहाँ पे एग्जिस्ट होने दिया। अब देखें, दूसरा जो आपका सवाल था, मैं उसकी पॉसिबिलिटी बड़ी कम समझता हूँ, उसके बड़े सॉलिड रीजंस है। देखिए, जब आप ये इस तरह की ऑप्शन का सोचते हैं तो पहले तो यह है कि आप एक डिप्लोमेटिक जो है वो सपोर्ट खो देते हैं। दूसरा, आप इस ऑप्शन से जिन कंट्रीज़ के पास ये है उनको आप ये कहते हैं कि हाँ, इसका इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है और आप ज़रूरत के वक्त कर भी सकती हैं। तीसरा, इससे फ़ौरन आप उन कंट्रीज़ को जो एट द वर्ज ऑफ डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर हैं उनको भी ये पैगाम दे रहे हैं कि यू बेटर डेवलप, और आप भी इस तरह के हथियार बना लें अगर आपको अपना सर्वाइवल चाहिए। तो और तीसरा, आपने खुद ही मेंशन कर दिया था कि रशिया एंड चाइना, वो बड़ी स्टर्न वार्निंग उन्होंने ऑलरेडी अमेरिका को स्टेज पे दे दी होंगी कि इस तरह की ऑप्शन का बिल्कुल ना सोचा जाए, क्योंकि इसके बाद जो तबाही होगी, और लेट्स से उन्होंने इस्तेमाल भी कर लिया, सो व्हाट, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? सवाल ये कि डिस्ट्रक्शन जो ऑलरेडी हो गई है उसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा।
आप उससे देखें सरेंडर तो नहीं ना इनको करवा सकते, बिकॉज ये तो अपनी इंडिपेंडेंट कमांड्स के तहत लड़ रहे हैं और उस इंडिपेंडेंट कमांड के ऊपर किसी की अथॉरिटी नहीं है एक्सेप्ट इनके सुप्रीम लीडर की, और वो सुप्रीम लीडर जिसके पूरे खानदान अच्छा, ने मैं माफ़ी शहादतें चाहता लेनी हूँ है।